स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों से, आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त की पहली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से सामने आ रही है बड़ी जानकारी। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम ने कोऑर्डिनेशन दिखाया है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का गठन किया गया है। कोऑर्डिनेशन दिख रहा है टीम में। 3 अगस्त को कोर कमेटी की मीटिंग होनी है। 3 अगस्त को बड़ी जानकारी, कोर कमेटी की मीटिंग होनी है। आपसी तालमेल के साथ काम किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2022 में कांग्रेस की वापसी पर फोकस रहेगा। दरअसल कांग्रेस 2022 को साधने की पूरी कोशिश में जुट गई है और फोकस रहेगा कांग्रेस की वापसी को लेकर। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम ने अपना दमखम दिखाया है, कोऑर्डिनेशन दिखा रही है। 3 अगस्त को अहम मीटिंग होने जा रही है कोर कमेटी की। इस मीटिंग में बड़े तमाम फैसले लिए जा सकते हैं। रणनीति बनाई जाएगी 2022 को साधने की। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में 2022 में। तमाम पार्टियां लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अब कांग्रेस की तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही है, इलेक्शन मोड में नजर आ रही है कांग्रेस की टीम भी। कांग्रेस की नई टीम अब कोऑर्डिनेशन दिखा रही है और 3 अगस्त को कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कार्य योजनाओं का गठन किया जा सकता है कि किस तरीके से कार्य किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपसी तालमेल के साथ काम किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस उत्तराखंड में एक्टिव नजर आ रही है। 2022 में कांग्रेस की वापसी पर फोकस है। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार अब एक्शन मोड में है और 2022 में वापसी को लेकर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। उत्तराखंड कांग्रेस अब नई टीम के साथ काम करने की शुरुआत कर दी है। 3 अगस्त को कोर कमेटी की मीटिंग होनी है उत्तराखंड में कांग्रेस की और आपसी तालमेल के साथ काम किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हालांकि तस्वीरें देखना होगा 2022 के बाद की जनता किसका चुनाव करती है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इसे लेकर के कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में भी नजर आ रही है। अब 3 अगस्त को कांग्रेस की तरफ से कोर कमेटी की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तमाम नेता इसमें शामिल होंगे, बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में आपसी तालमेल के साथ काम किया जा रहा है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। 2022 में कांग्रेस का फोकस है कि वापसी उत्तराखंड में करने की। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। समय हालांकि बहुत कम है सभी पार्टियों के पास। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि 2022 में वापसी करेंगे। क्या रणनीति आप देख रहे हैं कांग्रेस की? बिल्कुल सोनिका, देखिए नई टीम के पाने से कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे और जब प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहली बार राजधानी देहरादून में प्रवेश किया उन्होंने, तो जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से लेकर के देहरादून तक यानी लगभग 45 किलोमीटर का जो सफर था, उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह उसमें देखते ही बनता था। हालांकि एक बात जरूर रही कि प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल का जो गुट है उसमें जो एक तरह का कड़वाहट है वो स्पष्ट दिखाई दी, क्योंकि गणेश गोदियाल के साथ जहां हरीश रावत एक साथ आए, वहीं प्रीतम सिंह एक दिन पहले ही अपना जुलूस निकाल चुके थे। तो इस तरह से देखे तो जो कांग्रेस में गुटबाजी है उस पे लगाम अभी नहीं लग पा रही है और यही एक ऐसी वजह है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए निराशा का सबब बनती है, क्योंकि बीजेपी जहां बेहद एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस में कहीं न कहीं वो सीएम पद के चेहरे को लेकर के हो या नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चली लंबी जद्दोजहद हो या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के सियासी जोड़ तोड़ और लेग पुलिंग की जो घटनाएं हुई, वह निश्चित रूप से उनको 2022 के लक्ष्य से दूर करती हुई दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है लगातार सोनिका इस बात को कह रहे हैं कि वो चुनाव के पहले एकजुट हो जाएंगे और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरेंगे और उसके साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। धीरेन्द्र, 3 अगस्त को क्या कुछ रहने वाला है मीटिंग में? बिल्कुल 3 अगस्त को इनकी एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठेंगे कांग्रेस के बड़े नेता और उसमें सबसे पहला मुद्दा होगा एक तो गुटबाजी और बयानबाजी पे लगाम लगाना। उस पे सारे लोग एक मत से विचार करेंगे और उस गुटबाजी को दूर करने की कोशिश करेंगे। गुटबाजी हो तो दिखना नहीं चाहिए सतह पे, ये उनकी कोशिश होगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को 2022 के चुनाव का विजय मंत्र भी इनके नेता देते हुए दिखाई देंगे। तो 2022 का जो चुनावी महाभारत है वो शुरू हो चुका है, बिसातें बिछ गई हैं। अब लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगी जो सरकार को असहज करेंगी, जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगी। उनके मैनिफेस्टो में जो चीजें पूरी नहीं हो सकी है इस सरकार में, उसको उठाने की कोशिश करेगी। इन सब योजनाओं पे 3 अगस्त को चर्चा होगी और उसके बाद कांग्रेस के जो नेता है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और एक तरह से कहे तो जो चुनावी महाभारत का आगाज भी 3 अगस्त से हो जाएगा।
धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा कि बूथ लेवल पर आप क्या तैयारी देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड में? अब देखिए सोनिका, अभी कांग्रेस के नेताओं का जो बयान देखे वो जरूर कहते हैं कि हमारी तैयारी बूथ लेवल पे है, लेकिन एक ऑब्जर्वर के तौर पे जब हम लोग देखते हैं तो अभी भी कांग्रेस को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसके संगठन में जो मतभेद है, जो गुटबाजी है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, जो कार्यकर्ताओं के मनोबल पे असर डालती है। और अभी भी बूथ लेवल की बात करें तो कांग्रेस की पहुंच कम से कम बूथ लेवल पे नहीं है। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का उनको फायदा मिलेगा, ये अलग बात है, लेकिन बूथ लेवल पे अपनी तैयारी करना और चुनावी बस्तों का प्रबंधन करना, उसके लिए निष्ठावान कार्यकर्ताओं की तलाश करना और उनको वहां पे नियुक्त करना, यह एक बड़ी चुनौती कांग्रेस नेतृत्व के सामने है। धीरेन्द्र, अगर बात करें, देखा गया है कि विपक्षी पार्टियां लगातार पेगासस और जासूसी कांड को लेकर सरकार को घेर रही है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन देखा गया था जासूसी कांड को लेकर, तो क्या इस अहम मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को घेरने की कोशिश रहेगी उत्तराखंड में भी? देखिए सोनिका, ये जो मुद्दा था यह केंद्रीय, एक तरह से कहते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ ये मुद्दा था। और मैं समझता हूँ जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो प्रायः राजनीतिक जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, यानी राज्य के जो मुद्दे होते हैं उनपे होते हैं, क्योंकि पेगासस मुद्दे पे जो जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके अनुसार यहाँ भी प्रदर्शन हुआ। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे प्रीतम सिंह ने भी उसका विरोध किया, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप भी लगाए, उनके इस्तीफे की मांग भी की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय समय वो मुद्दा हाशिए पे चला गया, क्योंकि जब भी चुनाव होगा, चुनाव में मुद्दे सदैव स्थानीय होते हैं। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा, ये मुद्दे होते हैं। और इस बार के चुनाव में जो एक अहम मुद्दा होगा वो कोविड का कार्यकाल होगा, कोविड का समय होगा, कोविड में सरकार ने किस तरह से काम किया उसको भी कांग्रेस उठाती हुई दिखाई देगी सोनिका। तो पेगासस कोई खास मुद्दा इस चुनाव में बनने वाला नहीं है। धीरेन्द्र, कांग्रेस तो रणनीति बनाने में जुट गई है, लेकिन बात करें उत्तराखंड की जनता की, जनता का क्या मूड आप देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल सोनिका, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी या जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगी है, लेकिन अगर जनता की बात करें तो इस बार जनता का सभी राजनीतिक दलों से काफी निराश दिखाई दे रही है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये हमारा रिकॉर्ड भी रहेगा कि 2022 के चुनाव में नोटा मुझे लगता है बहुत अधिक मत प्राप्त करेगा, क्योंकि लोग पार्टियों से निराश हैं, राजनीतिक दलों से निराश है, क्योंकि उनके द्वारा जो वादे किए जाते हैं वो प्रायः पूरे नहीं किए जाते। कोविड काल में भी कोई उस तरह का काम राजनीतिक दल करते हुए नहीं दिखाई दिए जिस तरह की जनता की अपेक्षा रहती है। तो निश्चित रूप से इस बार जो उत्तराखंड का चुनाव परिणाम आएगा उसमें स्पष्टता जनता की जो निराशा है वो नोटा के तौर पे दिखाई देगी, क्योंकि अगर पिछले बाई इलेक्शंस की बात करें तो सारे बाई इलेक्शंस में, सारे उपचुनाव में नोटा काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से लगातार तैयारियों में जुट गई है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा को लेकर के 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूकेडी ने ऐलान कर दिया है 70 सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एक बार फिर मैदान में उत्तराखंड क्रांति दल देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जनता का मन था कि क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड में मजबूत हो, क्रांति दल की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि जनता हम पर करेगी भरोसा, ये भी उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से कहा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी यूकेडी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक बार फिर मैदान में नजर आने वाली है क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर से मैदान में नजर आएगी। तमाम पार्टियां लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब इसी बीच उत्तराखंड क्रांति दल भी उतर गई है मैदान में। बात करते हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी उतर गई। अब इसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल भी इस वक्त मैदान में उतर गई है और कहा साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जनता हम पर भरोसा करेगी। उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से कहा जा रहा है और 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में 70 सीटों पर यूकेडी चुनाव लड़ेगी। क्रांति दल की तरफ से यह भी कहा गया है कि जनता का मन था कि क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड में मजबूत हो। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय पार्टी है और क्रांति दल ने ऐलान कर दिया है कि जनता हम पर ही भरोसा करेगी। हालांकि ये तस्वीरें 2022 में देखने वाली हो क्योंकि जनता किसका चुनाव करती है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तमाम दावे कर रही है। विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई है संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, सभी राजनीतिक पार्टियां तो एक्टिव है उत्तराखंड में, लेकिन अब उत्तराखंड क्रांति दल भी मैदान में उतर गई है। किस रणनीति के साथ आप देख रहे हैं उत्तराखंड में? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी यानी कि उत्तराखंड की अपनी पार्टी है और
यहीं से यह पार्टी बनी है। और जिस तरीके से अगर हम अन्य राज्यों की बात करते हैं उनकी तुलना में वहाँ की जो पार्टी है वो सक्रिय है। कई राज्यों में जो गृह पार्टी है राज्य की वो सत्ता में भी है। तो उसको देखते हुए फिलहाल जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो पिछले चुनाव की बात करें या एक विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आती थी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव से पहले जो उत्तराखंड क्रांति दल है यूकेडी है उन्होंने घोषणा करी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और क्योंकि उत्तराखंड की अपनी पार्टी है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो जनता है वो उन पर विश्वास भी करेंगे, जिसको लेकर फिलहाल जो यूकेडी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा करी है कि आने वाले समय में आने वाले चुनाव में वो सभी 70 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अभी उनकी तरफ से कौन से उम्मीदवार होंगे, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा या जो भी उनकी तरफ से रणनीति है उस पर कोई अभी जो स्पष्ट प्रक्रिया है वो सामने नहीं आई है। लेकिन यूकेडी की तरफ से यह ऐलान जरूर कर दिया गया है कि आने वाले चुनाव में वो सभी 70 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगी। विशाखा, किन अहम मुद्दों को लेकर यूकेडी मैदान में उतर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की पार्टी है तो जाहिर तौर पर यहाँ से जमीन से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो जाहिर तौर पर यूकेडी के द्वारा उठाए जा सकते हैं। चाहे वो कोरोना काल में किए गए सरकार के कार्य हो या जिस तरीके से फिलहाल पहाड़ी जिलों में जो भू कानून की मांग उठ रही है उसको लेकर उसको मुद्दा बना सकती है सरकार, या बेरोजगारी को मुद्दा बना सकती है। ये तमाम मुद्दे जो फिलहाल उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं तो जाहिर तौर पर अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ यूकेडी भी इन सभी पार्टियों को मुद्दा बनाएगी। और जिस तरीके से उत्तराखंड की पार्टी है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा। विशाखा, जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, लगातार आम आदमी पार्टी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है उत्तराखंड में, तो अब क्या ऐसे में यूकेडी चुनौती दे पाएगी इन पार्टियों को? तो हमारी संवाददाता विशाखा तमाम जानकारी पहुंचा रही थी कि आखिर उत्तराखंड में एक और पार्टी इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही है। यूकेडी की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संवाददाता विशाखा ने इस तरीके से जानकारी दी हमें। विशाखा, ये बताइए कि आखिर इस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी, क्या ऐसे में यूकेडी चुनौती दे पाएगी इन पार्टियों को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काफी सक्रिय है और जिस तरीके से कांग्रेस फिलहाल एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम मुद्दों पर कांग्रेस फिलहाल सरकार को घेर रही है और आम आदमी पार्टी के बाद एक थर्ड विकल्प के तौर पर यूकेडी जरूर रह सकती है। और जिस तरीके से अगर स्थानीय मुद्दे उठाती है और सही तरीके से खुद को संयोजित करके आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरकर कुछ सीटें जरूर निकाल पाए। तो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में विशाखा कोरोना को लेकर के क्या रणनीति रहने वाली यूकेडी की, क्योंकि ये तमाम पार्टियां कोरोना को एक अहम मुद्दा बना के चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिलहाल अगर हम बात करते हैं कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन का एक मुद्दा है जो जरूर रहेगा आने वाले चुनाव में और कोरोना काल में जो सरकार के कार्य किए गए हैं वो मुद्दा हो सकते हैं। ये तमाम फिलहाल जो चीजें हैं वो होंगी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना को लेकर एक जाहिर तौर पर एक सरकार को कोई भी विपक्षी पार्टी घेरेगी और जो भी कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं जो रहे हैं और वैक्सीनेशन एक मुद्दा जरूर रहेगा आने वाले चुनाव में। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने जानकारी दी कि आखिर यूकेडी भी इस वक्त उत्तराखंड में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ तमाम पार्टियां इस वक्त लगातार एक्टिव मोड में आ गई क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। आगे रुक करते हैं, नैनीताल हाईकोर्ट की बात करेंगे। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से इस वक्त कोविड पर बड़ी सुनवाई की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट में कोविड को लेकर के सुनवाई हुई है और कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ का ब्यौरा मांगा गया है नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से। आपको जानकारी देते हैं कि भर्ती के संबंध में सरकार ने क्या प्रक्रिया चलाई, हाईकोर्ट की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस की संख्या सरकार बताए, ये कहा गया है नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि कोविड को लेकर सुनवाई हुई है नैनीताल हाईकोर्ट में और सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि भर्ती के संबंध में सरकार ने क्या प्रक्रिया चलाई है और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस की संख्या भी सरकार बताए। दरअसल अस्पतालों को लेकर इस वक्त नैनीताल हाईकोर्ट लगातार एक नए रुख में नजर आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट पर कोविड को लेकर के सुनवाई हुई और नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ का ब्यौरा मांगा है और भर्ती के संबंध में सरकार ने क्या प्रक्रियाएं चलाई हैं, स्टाफ बढ़ाने को लेकर के या सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ किस तरीके से है, पूरी क्या प्रक्रिया रही है, इसका ब्यौरा मांगा गया है सरकार से। और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस की संख्या भी बताए, ये कहा गया है क्योंकि लगातार देखा जाए उत्तराखंड में कोरोना के मामले तो कम हो गए हैं।
हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। नवीन, नैनीताल हाईकोर्ट में कोविड पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ सुनवाई हुई और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से? सरकार से ब्यौरा मांगा गया है कि जो नर्सिंग स्टाफ है, कितने नर्सिंग स्टाफ इस समय हाल ही में मौजूद है, जो चिकित्सालय है, इसके साथ ही जो एम्बुलेंसों की संख्या है उस पर भी कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि जल्द से जल्द कि कितनी जो एम्बुलेंसें हैं वह उत्तराखंड को प्राप्त हुई हैं। तो सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया जरूर नहीं आई है, लेकिन जो कोर्ट ने जवाब सरकार से जरूर मांगा है कि जो नर्सिंग स्टाफ है और एम्बुलेंसों की संख्या जल्द से जल्द सरकार कोर्ट को बताए। तो कोविड के क्या हालात है इस वक्त का जिक्र करते हैं उत्तराखंड में नवीन, क्या परिस्थितियां आप देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार पिछले दिनों उत्तराखंड में बढ़ रहे थे, लेकिन अगर कल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राफ जरूर बढ़ा है, लेकिन सरकार इसकी तरफ पूरी तरीके से गंभीर है और लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है कि यह ग्राफ बढ़ने ना पाए। इसके लिए मॉनिटरिंग का काम सरकार भी कर रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट भी कर रहा है, तो लगातार जो है वो मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो तीसरी लहर है इसको लेकर भी सरकार पूरी तरीके से चिंतित है। सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि हम तीसरी लहर, अगर संभावित तीसरी लहर आती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो ये संसाधन है वह उपलब्ध है, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। तो सरकार ने तो जरूर यह दावा किया है कि हम अगर संभावित तीसरी लहर आती है तो हम पूरी तरीके से इसको निपटने के लिए तैयार हैं। नवीन, अस्पतालों में क्या प्रबंध आप देख रहे हैं, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से एम्बुलेंस की संख्या पूछी गई है सरकार से? जी, निश्चित तौर पर जो एम्बुलेंसों की संख्या है, क्योंकि संभावित तीसरी लहर है और इस पर बच्चों का इफेक्ट ज्यादा पड़ने वाला है, तो सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो रिजर्व एम्बुलेंसें हैं करीब उन्हें तो अपने पास में रखा जाए। हॉस्पिटलों को चिन्हित किया गया है कि जहां पर जितनी एम्बुलेंसें मिली हैं उसमें कुछ एम्बुलेंसों को रिजर्व किया गया है। तो सरकार पूरी तरीके से कोविड को लेकर गंभीर जरूर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो नगर निगम द्वारा भी कई अभियान चलाए गए हैं और अभियान में यह साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि कोविड के प्रति कैसे सजग रहें, जागरूक रहें और कैसे बचाव के काम किए जाएं। इस पर भी नगर निगम द्वारा भी लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जो भी संसाधन है उसे पूरा उपलब्ध कराने का दावा भी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। हाल और राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार कोविड को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। अगर बॉर्डरों की बात की जाए तो बॉर्डरों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड आ रहे हैं, कोई पर्यटक उत्तराखंड आ रहा है तो उसको अपनी कोविड रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य हो गया। तो सरकार पूरी तरीके से कोविड को लेकर गंभीर जरूर है। तो लोग आपको कितने सतर्क नजर आते हैं नवीन, जब आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो क्या लोग सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं आपको? जी, कहीं ना कहीं अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों में जागरूकता की कमी जरूर है। अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो राजधानी देहरादून में अब लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से सख्त हुआ है। अगर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और उन्हें उनका चालान किया जा रहा है, इसको लेकर थानों को चिन्हित किया गया है। अलग अलग थानों को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो उनका चालान किया जाए। तो पुलिस डिपार्टमेंट अपनी तरीके से पूरी सतर्कता बरत रहा है, लोगों को जागरूक भी कर रहा है और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में किस तरीके से नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ कहा गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड की ही बात करेंगे। उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश होने से भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही है। उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भूस्खलन से 3 नेशनल हाईवे समेत 338 सड़कें इस वक्त उत्तराखंड में बंद हो गई हैं। खतरे के निशान पर नदियां बह रही हैं। आपको बता दें कि दरअसल जलस्तर नदियों का बढ़ गया है। इस वक्त तेज बारिश हो रही है। कुमाऊं में भूस्खलन से मलबा आने के कारण 45 सड़कें इस वक्त बंद हो गई हैं उत्तराखंड में। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से दे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कई हाईवे इस वक्त बंद हो गए हैं। भूस्खलन से 3 नेशनल हाईवे समेत 338 सड़कें बंद हो गई हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं इस वक्त नदियां, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज बारिश के बाद सड़कें इस वक्त जलमग्न नजर आ रही हैं। कुमाऊं में भूस्खलन से मलबा आने के कारण 45 सड़कें इस वक्त बंद हो गई हैं। उत्तराखंड में इस वक्त लगातार तेज बारिश का कहर बरप रहा है। लोगों को भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है उत्तराखंड के लिए।
और लोगों से भी अपील की जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें। आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि भूस्खलन से 3 नेशनल हाईवे समेत 338 सड़कें इस वक्त उत्तराखंड में बंद हो गई है। लोगों का जीवन इस वक्त बेहद मुश्किलों से उत्तराखंड में गुजर रहा है, क्योंकि जद्दोजहद करनी पड़ रही है लोगों को बाहर निकलने के लिए भी घरों से, क्योंकि जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो पानी पानी आपको नजर आता है चारों तरफ। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में भूस्खलन से मलबा आने के कारण 45 सड़कें इस वक्त बंद हो गई है। जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है इस वक्त लोगों का। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां भी, क्योंकि जलस्तर बढ़ गया है, नदियों का खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। नदियों में इस वक्त उफान देखा जा रहा है, जिस वजह से सड़कों पर भी इस वक्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसी साल फरवरी में देखा गया था किस तरीके से तबाही उत्तराखंड में हुई थी। ग्लेशियर पिघलने के बाद बात 2013 की करते हैं तो केदारनाथ राष्ट्रीय हादसा याद आता है उत्तराखंड में। अब लगातार पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में बारिश हो रही है, भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है, आकाश में बिजली गिरने की तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो खतरे के निशान से नदियां भी ऊपर बह रही हैं। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। संचित, उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है, मौसम विभाग भी लगातार अपडेट जारी कर रहा है, क्या कुछ अब कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से, और इस वक्त मौसम कैसा है उत्तराखंड में? देखिए, बात अगर इस वक्त के मौसम की अगर उत्तराखंड के अंदर करें तो बात अगर पहाड़ी क्षेत्रों की करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार उत्तराखंड के अंदर बारिश हो रही है, और बात अगर मैदानी क्षेत्रों की करें तो बारिश ने थोड़ा राहत उत्तराखंड के अंदर जो मैदानी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को दिए। लेकिन जिस तरीके से बारिश का सैलाब पूरे उत्तराखंड के अंदर एक कहर बरपाया है, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हाईवे है, टिहरी रोड की बात करें, जो ऑल वेदर रोड है, वहां पर कई ऐसी रोड है जो इस वक्त बंद हो गई है। भूस्खलन की खबरें लगातार उत्तराखंड के अंदर से मिल रही है। जो नदियों की बात करें तो पूरी तरीके से नदियों की अगर बात करें तो नदियां इस वक्त उत्तराखंड के अंदर उफान पे है, और नदी किनारे रह रहे लोगों को सबसे पहले प्रशासन हटाने में लगा है। जी, आप देख सकते हैं कि जो देहरादून के अंदर आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो शहरी क्षेत्र की अगर बात करें देहरादून के अंदर, तो जो शहर से लगते एरिया है, जैसे IT पार्क जैसा एरिया है, वहां पर आप देख सकते हैं कि सड़क पे इतना पानी आ गया है कि लगातार नदी है वो भर गई है। लोगों को अपने घर से बाहर निकलने में समस्या है। तो ये कहीं ना कहीं जो नगर निगम द्वारा जो कार्य किया जाना था उसकी पोल खोलते हुए बारिश नजर आ रही है कि एक ही बारिश में जो सरकार द्वारा जो बनाई गई सड़कों के वादे किए गए थे कि ऑल वेदर रोड है, ये सरकार की रोड है, ऐसी जो मजबूत रोड है उनकी बात करें, और आप देख सकते हैं जो नदियों की बात करें, नदी नालों की बात करें, तो लगातार जिस तरीके से जल भराव की समस्या पूरे देहरादून के अंदर है, तो कहीं ना कहीं देहरादून की जनता के अंदर इस चीज को लेकर के आक्रोश है और नगर निगम की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। संचित, उत्तराखंड की और बात करते हैं, बीते कई दिनों से तेज बारिश हो रही है, ऐसे में पिछली त्रासदी याद आती है उत्तराखंड के जहन में, तो प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है कि एक बार फिर से ऐसी तस्वीर देखने को ना मिले? देखिए, जिस तरीके से केदारनाथ की आपदा जैसे आई, उसके बाद से लगातार बारिश जिस तरीके से उत्तराखंड की हो रही है, तो उसके बाद जो NDRF और SDRF पे लगातार अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो CRPF और NDRF SDRF है उनको लगातार काम पे लगाया गया है। जिस तरीके से जो सड़कों की बात करें जहाँ पे अवरोध आ गया है, जहाँ पे जान मान की हानि हो गई है, सड़क बंद है भूस्खलन की वजह से, उनको सबसे पहले खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो गाँवों में मेडिकल सुविधाएं जहाँ पर बंद हो गई है, जहाँ पे राशन पहुंचने में दिक्कत आ रही है सड़क बंद होने के, सबसे पहले वहां पर राशन पहुंचाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही साथ जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, कोई जान मान की हानि हो सकती है पहाड़ टूटने से, या ये घर या कोई क्षेत्र इस तरीके से पानी के जो पानी की समस्या को लेकर के जो बाढ़ आ सकती है, वहां पर सबसे पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही साथ नगर निगम इस प्रयास में लगाया कि देहरादून की चौक सड़कें हैं, जो नालियां हैं, उनको खोला जाए, जिससे कि लोगों को जो घर से निकलने में समस्या आ रही है सबसे पहले उसको निराकरण किया जाए। संचित, तमाम हाईवे इस वक्त बंद है उत्तराखंड में, सड़कें बंद है, कैसे आवागमन संभव हो पा रहा है? देखिए, बात अगर आवागमन की करें तो उत्तराखंड के जो हाईवे इस वक्त बंद है उसको लेकर के लगातार जो लोगों को समस्या आ रही है, गाड़ियां वहां पर फंसी हुई है, और जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उसको लेकर के अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में रूट डाइवर्ट करने के बाद भी बहुत ही अगर मैदानी क्षेत्रों के कंपेयर अगर करें पहाड़ी क्षेत्रों को, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो रास्ते होते हैं जाने के वो बड़े सक्रिय माने जाते हैं। और सक्रिय क्षेत्रों को सक्रिय जो रास्ते होते हैं उन पे जो अगर अवरोध इस तरीके का आ जाए, भूस्खलन जैसी समस्या अगर उस पर आ जाए, कोई पहाड़ टूट करके वहां पर गिर जाए, तो उसके बाद जो वहां पर रहने वाला जो आम आदमी है, वहां पर रहने वाला आम आदमी के अलावा जो लोग वहां पर जाने वाले जो दिनचर्या है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस एक तरीके का हो जाता है और एक अवरोध पैदा हो जाता है, जिसको लेकर के पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर काफी समस्या हो जाती है, जिसको लेकर के लगातार प्रशासन इसी उसमें लगा है कि किसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे रास्ते बंद हो गए उनको खोला जाए।
ठीक है संजय, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा, प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड से तमाम बड़ी जानकारी आपको पहुंचाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।